डियर स्टूडेंट, अपने अध्याय फर्स्ट विद्युत क्षेत्र में अभी तक कूलाम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। कूलाम के नियम के अंदर अपने ये बताया कि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल लगता है। अगर आवेशों की संख्या 2 से ज़्यादा हो तो उस स्थिति के अंदर अपने अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जब दो आवेश पास में रख रहे हैं तो उनके बीच में अन्योन्य क्रिया कैसे हो रही है। तो उस अन्योन्य क्रिया की जो आवेशों के बीच में जो क्रिया हो रही है या बल लग रहा है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण अपने पद है या टॉपिक है वो विद्युत क्षेत्र है। जिस प्रकार कक्षा 11 के अंदर गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र था, जिसमें अपने बोलते थे द्रव्य पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य द्रव्य पिंड गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है, उसे अपने गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार कोई अपने आवेश है, उस आवेश के चारों ओर एक उसका क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र के अंदर अगर अपने दूसरा आवेश लेके आए तो वो आवेश बल का अनुभव करता है, जिसे अपने कूलाम बल बोल दिया। तो वो आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को अपने विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जब विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उसे अपने विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के कुल 4 प्रकार हैं, लेकिन जैसे अपने 12वीं के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सिर्फ इसमें अपने एक ही विद्युत क्षेत्र लेते हैं और वो होता है समरूप। 4 में एक तो समरूप है और एक असमरूप। इसके अलावा परिवर्ती और अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है, जिनका अपने इस वर्ष के पाठ्यक्रम में कम यूज होता है या न के बराबर यूज है। समरूप विद्युत क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें परीक्षण आवेश पर समस्त स्थितियों में लगने वाला बल समान हो। जैसे अपने कहें कि कोई आवेश चाहे यहाँ रख दिया परीक्षण आवेश, यहाँ रख दें अपने इसको, फिर यहाँ रख दिया, इसकी स्थितियां बदल दें और प्रत्येक स्थिति के अंदर इसके ऊपर लगने वाला बल समान है, तो उस क्षेत्र को अपने समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कथन में तो हम ये लिख देते हैं वह विद्युत क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश पर सभी बिंदुओं पर लगने वाला विद्युत बल समान होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आए थे कि इस विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा निरूपित कीजिए। तो अगर अपनी नोटबुक लें तो नोटबुक के अंदर इस प्रकार लाइंस लगी होती हैं और ये सारी लाइन एक समान दूरी पर होती है। सभी के बीच की दूरी जैसे अपने कहते हैं डी है, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस पे है। तो अगर अपने को समरूप विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने चित्र बनाकर तो अपने समानांतर रेखाएं बनाएंगे और इन रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो बराबर लेंगे। जैसे आपकी कॉपी की जो लाइन है उसकी लाइनों के ऊपर लाइन लगा दें अपने, तो वो अपने विद्युत क्षेत्र को दिखाएंगे और विद्युत क्षेत्र अपने पास कौन सा होगा, समरूप होगा। इसे अपने ई से लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए। अब इस स्थिति के अंदर अपने आवेश को कहीं मर्जी रख दें। परीक्षण जो आवेश है Q0 या कोई भी Q आवेश है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं मर्जी रखा जाए, प्रत्येक स्थिति में उस पर लगने वाले बल का मान और दिशा अपने पास क्या होगी, समान होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र अपने समरूप विद्युत क्षेत्र होगा। फिर दूसरा आता है असमरूप विद्युत क्षेत्र, जो ऊपर वाले से अपोजिट है। इसमें तो अपने बोल दिया प्रत्येक स्थिति में लगने वाला बल समान है। इसमें जो बल है या तो उसका मान समान नहीं होगा या उसकी दिशा समान नहीं होगी। तो वह विद्युत क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश पर सभी बिंदुओं पर लगने वाला विद्युत बल असमान होता है, उस विद्युत क्षेत्र को अपने असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको दिखाने के कई तरीके हैं। जैसे तो ये तरीका हो गया अपने, यह असमरूप विद्युत क्षेत्र है। या दूसरा ये तरीका है। इस और इस चित्र में डिफरेंस है, इसमें दूरी बराबर ले रहे थे, इसमें असमान दूरी ले रहे हैं। तीसरा आप ये कह सकते हैं इस प्रकार, अगर जैसे बोर्ड पे बनाएगा, अगर अपने चारों चित्रों और कहीं भी इनको शाब्दिक रूप से समझाइए तो इसमें ये होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा हर बिंदु पे समान है। मान और दिशा समान है। इसके अंदर न तो मान समान है ना दिशा समान है। जैसे जो परिमाण है धीरे धीरे बदल रहा है, दिशा बदल रही है अपनी,
तो इसमें परिमाण और दिशा भिन्न भिन्न है। इसके अंदर दिशा तो समान है, विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, लेकिन जो बल का मान है, विद्युत क्षेत्र का मान है, वो अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ अपने पास में दिखाया तो यहाँ प्रबल है क्षेत्र, यहाँ दूरी बढ़ा दी, फिर और दूरी बढ़ा दी अपने, तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता में क्या हो रही है, अपने कमी हो रही है। तो परिमाण भिन्न भिन्न, दिशा समान। इसमें मैंने समान दूरी पे रेखाएं बनाई है, तो अपने कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र का मान तो समान है लेकिन दिशा भिन्न भिन्न है। कारण अगर अपने यहाँ टेंजेंट लाइन बनाई, स्पर्श रेखा खींचे, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, तो दिशा भिन्न भिन्न है, मान समान है। तो रिपीट करें, परिमाण और दिशा समान, परिमाण में दिशा भिन्न भिन्न, दिशा समान, परिमाण भिन्न भिन्न, और विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा अपने क्या भिन्न भिन्न है। तो यह अपने विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट है कि आवेश, दो आवेश को पास रखते हैं तो उनके मध्य बल क्यों लगता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि एक आवेश का विद्युत क्षेत्र या दूसरे आवेश का विद्युत क्षेत्र है, वो दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करेगा या अपने क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, या उनमें अन्योन्य क्रिया होगी, इस कारण उनमें बल लगता है। फिर अगर विद्युत क्षेत्र के भौतिक महत्व की बात करें तो भौतिक महत्व इसका ये है कि इसका मान और दिशा भिन्न भिन्न बिंदुओं पे भिन्न भिन्न होती है। विद्युत क्षेत्र का जब अध्ययन किया जाता है तो उसके अध्ययन करने के दो दायरे हैं, या तो सदिश रूप में या अपने अदिश रूप में। जैसे अगर विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र शब्द का मतलब है परिमाण और दिशा भिन्न भिन्न होना, इसकी स्टडी दो है, या तो सदिश या अदिश। इस प्रथम लेसन के अंदर अपने विद्युत क्षेत्र या अपने क्षेत्र की बात करें, इसका सदिश अध्ययन करेंगे, और तृतीय अध्याय विद्युत विभव है उसके अंदर अपने अदिश अध्ययन करेंगे। अब जैसे कह दिया कि Q आवेश है और ये Q0 आवेश है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, Q0 पे विस्वर लगेगा। तो अपने इस Q आवेश के बल की सामर्थ्य का मापन कर रहे हैं, और बल अपने पास सदिश राशि है, यानी सदिश अध्ययन हो रहा है। तो इस Q आवेश के बल की सामर्थ्य का मापन कर रहे हैं, तो ये सदिश अध्ययन है। Q0 आवेश पे F बल लगा, इकाई आवेश पे जो बल लगता है वो F बटे Q0 होता है, इसे अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो यह तो अपने सदिश अध्ययन है। दूसरा अदिश अध्ययन की बात करें, जैसे प्लस Q आवेश, ये Q0 आवेश, अब इस पर बल इधर लगा, विद्युत बल। अपने चाहते हैं कि Q0 आवेश को Q के पास ले आए, तो अपने को इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो Q0 आवेश को Q आवेश के निकट लाने के लिए W कार्य कर रहे हैं, तो इकाई आवेश में W बटे Q0 होगा, इसे अपने विद्युत विभव बोलते हैं। कार्य अदिश राशि है तो विभव अदिश राशि होगा, तो यह अपने जो क्षेत्र है उसका अदिश अध्ययन होता है। तो इसका भौतिक महत्व जो विद्युत क्षेत्र का वही होता है कि इसका मान और दिशा भिन्न भिन्न बिंदुओं पे भिन्न भिन्न होती हैं, और इसका जो अध्ययन का क्राइटेरिया है, यह क्षेत्र है वो दो है अपने, या तो सदिश रूप में जिसमें अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करते हैं, या अदिश रूप के अंदर जिसके अंदर अपने विद्युत विभव की गणना करते हैं। अब अपने अगले चरण के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे, बिंदु आवेश की तीव्रता कितनी होती है इसका अध्ययन करेंगे। अभी अपने विद्युत क्षेत्र के भौतिक महत्व, समरूप और असमरूप विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया। अब इसी क्रम में आगे अपने जो विद्युत क्षेत्र के अंदर टॉपिक है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अपने बताया था कि अपने जो आवेश है, मुख्य आवेश है, जिसे अपने स्रोत आवेश बोलते हैं, अपने उसकी सामर्थ्य ज्ञात करनी है या उसका बल का प्रभाव ज्ञात करना है, परीक्षण आवेश पे कितना लगेगा, तो इसे अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अगर गणितीय रूप में अगर बात करते हैं तो प्लस Q आवेश है और ये प्लस Q0 आवेश है, तो प्लस Q0 पर जो बल लगाएगा वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर होगा F। तो Q0 आवेश पर F बल लग रहा है, तो इकाई अगर अपने आवेश लेते हैं तो इस पे जो बल लगेगा वो F बटे Q0 होगा। तो जब कथन लिखा जाता तो ये लिखा जाता कि विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, इकाई परीक्षण आवेश पे जो विद्युत बल लगता है, इस बल को अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बल अपने पास सदिश राशि है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी अपनी सदिश राशि है।
और इसे ई से दर्शाते हैं। अब अगर ये सदिश राशि है तो इसके अगर अपने दिशा का निरूपण करें, जैसे अपने ये प्लस क्यू आवेश है, ये तो अपना स्रोत या सोर्स पॉइंट है, स्रोत बिंदु कह दें या सोर्स पॉइंट कह दें, ये परीक्षण आवेश है। तो बल जो अपने पास है वो इस पे इस ओर लगेगा। अब जिस ओर बल लगता है परीक्षण आवेश के ऊपर, या ये कह सकते हैं कि जिस ओर परीक्षण आवेश गति करेगा, इसके आवेश के प्रभाव के कारण ये परीक्षण आवेश इस ओर गति करेगा, तो जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा इधर होगी। यहाँ आवेश अपने पास कौन सा था, अपने पास प्लस था, तो प्लस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहिर्मुखी, या आपने कह सकते हैं आउटवर्ड, बाहर की ओर होती है। अगर अपने इस स्थिति के अंदर बात करते हैं, जैसे प्लस आवेश है, अगर इसके स्थिति सदिश की बात करें तो इसके स्थिति सदिश की दिशा इस ओर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस ओर है। तो धनावेश है स्थिति में, जैसे अगर आगे अपने टॉपिक करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र की स्थापना करेंगे तो KQ/R² लिखेंगे। ये आर कैप विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है धनावेश के लिए, तो आर कैप जो है इसकी दिशा स्रोत बिंदु से प्रेक्षण बिंदु की ओर है, या इस पॉइंट को अपने बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगर ये हो माइनस क्यू आवेश, ये प्लस Q0, अब बल इस पे जो प्लस Q0 पे वो Q माइनस Q की ओर लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र भी अपनी इसी ओर लेंगे। लेकिन जो स्थिति सदिश है अपने माइनस Q से ले रहे हैं, ये अपना सोर्स पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो आर कैप की दिशा इधर होगी। तो जो ऋणात्मक आवेश है इसका विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक लेते हैं, इसकी दिशा अंतर्मुखी या इनवर्ड होती है। इस स्थिति में जैसे अपने बिंदु आवेश का ये धनावेश के लिए सूत्र लिखा, अगर ऋणावेश के लिए सूत्र लिखते हैं तो लिखते हैं माइनस KQ/R² आर कैप, यानी E और आर कैप की दिशा क्या विपरीत है, या E और आर कैप की दिशा अपने पास क्या थी, समान थी। तो निरूपण करते समय जैसे अगर अपने को प्लस आवेश दिया हुआ है तो इसका विद्युत क्षेत्र अपने बाहर की ओर दिखाएंगे। और अगर अपने को माइनस आवेश दिया हुआ है तो इसका विद्युत क्षेत्र अपने अंदर की ओर दिखाएंगे। ये अंदर की ओर दिखाया जाएगा। एक बार जैसे बोर्ड में प्रश्न आया था बिंदुवत धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र को दिखाओ, तो अपने ये हो जाएगा बिंदुवत धनात्मक आवेश के लिए, और ऋणात्मक आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र अपने अंदर की ओर दिखाते हैं। फिर अगर अपने इसके मात्रक की बात करें, इस सूत्र से लें तो जो इसका सैद्धांतिक मात्रक है या अपने कहें थ्योरेटिकल मात्रक है, SI जिस पद्धति में वो है न्यूटन प्रति कूलम। फिर इसका अगर अपने प्रायोगिक मात्रक लें, ये जैसे थर्ड चैप्टर के अंदर अपने एक सूत्र स्थापित करेंगे, विद्युत विभव की जो ऋणात्मक प्रवणता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। इस सूत्र से लें विभव का मात्रक वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो सैद्धांतिक मात्रक तो इसका न्यूटन प्रति कूलम और प्रायोगिक मात्रक इसका वोल्ट प्रति मीटर है। फिर इसकी विमा लें अपने, बल की जो विमा है वो होती है M1 L1 T-2 और आवेश की विमा होती है AT। तो इस सूत्र को अपने हल करें तो M1 L1, ये T1 ऊपर जाएगा तो T-3 A-1, तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपने विमा है। अगर अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे विद्युत क्षेत्र है E और यहां अपने एक प्रोटॉन रख दें और एक अपने विद्युत क्षेत्र ले लें, यहां इलेक्ट्रॉन रख दें, Q आवेश
E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पे जो विद्युत बल लगेगा वो F बराबर QE होगा। जैसे इस सूत्र से ले लें, F है तो Q0 इधर गुना में आ जाएगा, Q0 E, अपने Q0 आवेश के लिए लिया था, आपने Q आवेश ले लिया जिसको E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो ये विद्युत क्षेत्र इस Q आवेश पर F बराबर QE बल लगाएगा। अगर धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस धनावेश पे जो विद्युत बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, F बराबर QE। जैसे अपने प्रोटॉन माना था तो प्रोटॉन पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश है, इस पर जो बल लगेगा विद्युत बल वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे एक बार प्रश्न दे दें अपने को, ये कहते हैं कि ई विद्युत क्षेत्र में एक प्रोटॉन रखा हुआ है, उस पे F बल लग रहा है, उस प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन रख दिया, अब उस पे कितना बल लगेगा, तो अपने कहेंगे इलेक्ट्रॉन पे उतना ही बल लगेगा F बराबर QE, लेकिन उसकी दिशा प्रोटॉन पर लगने वाले बल की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। कारण धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर जो विद्युत बल है अपने पास वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो यह अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट था, जिसमें अपने उसकी तीव्रता की परिभाषा ली, मात्रक, फिर प्लस और माइनस के लिए इसकी दिशा को बताया और प्लस और माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल की बात की। अब इसी क्रम में थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा लें। अब कोई Q आवेश है वो विद्युत क्षेत्र E के अंदर है, जैसे धनावेश ले ले इसे अपने, ये E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और अपने कहते हैं इसकी गति का पथ कैसा होगा। Q आवेश स्थिर है या विद्युत क्षेत्र के दिशा में या विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो इस स्थिति के अंदर इसका जो गति का पथ है वो सरल रेखीय होगा। अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र इस पे ईश्वर बल लगाएगा तो इस दिशा में गति कर लेगा। अगर वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा है v वेग से तो इस ओर ही चला जाएगा। अगर वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत प्रवेश कर रहा है v वेग से तो उस पे अगर वो धनावेश है तो तब तो वो अपने मंदित गति करेगा, उसके वेग में कमी आएगी, कारण विद्युत बल इस ओर लगेगा। अगर वो ऋणावेश है तब त्वरित गति करेगा। ये भी स्थिति यहाँ भी, अगर वो धनावेश है तो त्वरित गति कर लेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अगर ये ऋणावेश है तो ये विद्युत क्षेत्र के अंदर मंदित गति करेगा। दूसरा, यदि आवेश, जैसे अपने दो प्लेट ले लें, एक प्लेट प्लस है और एक माइनस है। अभी अपने बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस के लिए तो बाहर होता है, माइनस के लिए अंदर होता है। अगर दोनों प्लस माइनस अपने देते हैं तो अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव प्लस से माइनस की ओर दी जाएगी। यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, अगर कहीं डायग्राम बना रहे हैं तो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर दिखाते हैं। अब अपने जैसे आवेश इसके लंबवत प्रवेश कर रहा है इधर x और y, ये लंबवत प्रवेश कर रहा है। अगर चित्तर के अंदर आवेश इधर की ओर मुड़ गया, वो माइनस प्लेट की ओर मुड़ रहा है, तो मतलब वो अपने पास कौन सा आवेश है, धनावेश है। अगर वो प्लस प्लेट की ओर चला गया तो इसका मतलब वो अपने पास क्या है, ऋणावेश है। अपने जब वो आवेश इस विद्युत क्षेत्र से बाहर निकलेगा तो अपने को उसका ये विस्थापन ज्ञात करना और उसका पथ बताना है कैसा होगा। अभी अपने बोल दिया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विपरीत आ रहा है तो उसका पथ सरल रेखीय है। अगर वो विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, यानी जो कोण है वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य वो 90 डिग्री है, तो उस स्थिति के अंदर आवेश का जो पथ है वो परवलयाकार होता है। तो अपने परवलय के समीकरण जैसे होती है y स्क्वायर बराबर kx या x स्क्वायर बराबर ky, तो इस चीज को अपने हल करें। अब अगर अपने न्यूटन के नियम से लें तो जो बल है F बराबर ma होता है और जो आवेश है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है उस पे विद्युत जो बल लग रहा है F बराबर QE। इन दोनों की तुलना करें तो QE बराबर ma, तो A बराबर अपने पास आ जाएगा QE बटे m।
ये आवेश का त्वरण होगा जब वो विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई है। अब प्रारंभ में अपने मान लेते हैं यहाँ उसका वेग u है, वो x दिशा में है, y दिशा में वो जा ही नहीं रहा, तो इधर उसका वेग का घटक अपने पास 0 होगा। अपने गति की तृतीय समीकरण से लें, द्वितीय समीकरण से x बराबर ut प्लस हाफ at², इसका y घटक लें तो y बराबर uyt प्लस हाफ at²। अब प्रारंभ में अपने कह दिया वो y दिशा में जा ही नहीं रहा, तो उसका y घटक अपने पास कितना हो गया 0। तो y बराबर 0 इंटू टी प्लस 1/2 QE/mt²। इससे जो y का मान है वो QE/2mt²। तो जो ये समीकरण है अपने, ये एक प्रवलय की समीकरण है। तो अतः जब आवेश विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका जो पथ है वो प्रवलयाकार होगा, और अगर वो उसके अनुदिश प्रवेश कर रहा है तो उसका जो पथ है वो सरल रेखीय होता है। तो यह अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कांसेप्ट था। अब अपने आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे बिंदुवत आवेश के लिए। जैसे अगर अपने हेडिंग लिखते हैं, अपने इसकी हेडिंग दे तो अपने ये कहेंगे बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस टॉपिक से पहले अपने एक छोटा सा और चीज ले ले। कोई आवेश है और उधर विद्युत क्षेत्र के अंदर वो स्थिर है, साम्य अवस्था में है, या कह दें कि उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 है। जैसे उदाहरण क्षेत्र ले लिया आपने, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, ये तीव्रता E, ये दो प्लेट है, इनके मध्य दूरी d है, और यहाँ कोई आवेश या आवेशित बूंद है, वो साम्य अवस्था में है, मतलब उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 है। इस आवेशित द्रव बूंद क्या या आवेशित कण का द्रव्यमान m है। तो इस पे अपने बल देखें, एक तो इसका भार है F बराबर mg, वो उधर और नीचे की ओर होगा। अब अपने कह रहे हैं इस पे साम्य अवस्था परिणामी बल 0 है, तो नेट बल 0 होने के लिए जो इस आवेश पर विद्युत बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, F बराबर QE। तो आवेश की साम्य अवस्था हेतु जो भार है वो विद्युत बल के बराबर होना चाहिए। अब ये विद्युत बल तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत लग रहा है, तो मतलब ये आवेश ऋणावेश है। अगर यहाँ धनावेश होता तो फिर अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा पलटनी पड़ती, फिर अपने को नीचे वाली प्लेट प्लस और ऊपर वाली माइनस लेनी पड़ती। ये आवेश है Q, भार इसका नीचे की ओर और बल ऊपर की ओर। अगर धनावेश के अपने साम्य अवस्था ले रहे हैं उधर क्षेत्र के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी, और ऋणावेश की ले रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी। भार इसका mg, विद्युत बल QE। अब अपने यहाँ से कई चीजें ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी तो Q की जगह अपने ne लिख सकते हैं। कई बार अपने कह देते हैं कि जो ये द्रव बूंद है इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना में घनत्व। बूंद या आवेश को अपने गोलाकार लें तो आयतन उसका हो जाएगा 4/3 पाई r³ और घनत्व ρ। तो अपनी ये मान लिख के यहाँ से n का मान ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो यह उधर विद्युत क्षेत्र में आवेश की साम्य अवस्था की स्थिति है। जब भार और विद्युत बल बराबर होंगे उस स्थिति में आवेश पर जो लगने वाला विद्युत बल है वो अपने 0 होगा। अगर इसी आवेश पर ये बल की दिशा अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा पलट दें तो कुल जो बल होगा वो या तो 2 mg होगा या 2 QE होगा। कारण अपनी दिशा नीचे की ओर कर दी तो ये बल भी नीचे की ओर आ जाएगा, और यहाँ पे कह रहे हैं mg बराबर QE,
तो नेट बल जो आवेश पे लगेगा वो F बराबर 2QE। जैसे कह दें दी गई स्थिति के अंदर विद्युत क्षेत्र के साथ उत्क्रमण करने पर परिणामी बल कितना होगा। उत्क्रमण कर दी फिर नेट बल 0 तो नहीं होगा, तो उस स्थिति में जो नेट बल है अपने पास वो 2QE हो जाएगा। वैसे तो हम लिखेंगे ये F बराबर mg प्लस QE, पर mg और QE बराबर है तो QE प्लस QE, तो नेट बल का मान 2QE हो जाएगा। तो अब अपने अगले स्टेप के अंदर बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। हमने मान लेते हैं कि स्रोत आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है और इससे R दूरी पर परीक्षण बिंदु P है और यहाँ परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो अपने इस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। प्लस आवेश प्लस Q0 पर प्रतिकर्षण बल F लगाएगा और अपने बताया था कि प्लस के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है तो वो इस ओर आएगी। निर्वात में Q आवेश द्वारा Q0 पर लगने वाला बल ये अपने होगा Q0 बटे R स्क्वायर, ये OP दिशा में होगा। Q के कारण जो आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगा अपने पास E बराबर F बटे Q0, इसे F0 और E0 लिख देते हैं। F0 का मान रखने पर तो E0 1 बटे Q0 Q0 बटे R स्क्वायर, तो E0 का मान आएगा KQ बटे R स्क्वायर। यहाँ से अपने ये भी लिख सकते हैं K का मान लिखें तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। तो ये बिंदुवत आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का सूत्र है। अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो E0 सदिश KQ बटे R स्क्वायर R है। ये तो है धनात्मक आवेश के लिए। इस स्थिति में E और R एक ही दिशा में होंगे, R कैप की दिशा इधर होगी। अगर वो ऋणात्मक आवेश तो इस स्थिति में अपने सूत्र इस तरह लिखेंगे माइनस KQ बटे R स्क्वायर R कैप। कारण इस स्थिति में अगर इसको माइनस आवेश लेते हैं अपने तो बल और तीव्रता जो है वो अंदर की ओर होगी, तो R कैप के विपरीत होगा अपने। तो ये सदिश रूप में और ये अपने परिमाण के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब अगर अपने ग्राफिकल फॉर्म में लें इसको, तो अगर इस सूत्र से लेते हैं तो जो E है वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर E और R में ग्राफ बनाए अपने तो ये इस प्रकार आए परवलयाकार आकृति में, और अगर 1 बटे R स्क्वायर और E में ग्राफ बनाते हैं तो ये मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा है। ये तो तब बनता है जब Q का मान धनात्मक है, पॉजिटिव है, धनात्मक आवेश ले रहे हैं। अगर ऋणात्मक आवेश हो, Q अपने ऋणात्मक ले रहे हैं, तब अगर अपने R और E में ग्राफ बनाए तो ये बनेगा। और अगर 1 बटे R स्क्वायर और E में ग्राफ बनाए तो इस तरह बनेगा। तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर अपने जो ग्राफ अपने हैं E और R में ग्राफ हैं।
अगर इसकी निर्भरता की बात करें अपने, तो एक तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो Q पे निर्भर करती है। आवेश का परिमाण जितना ज्यादा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। ये Q0 पे निर्भर नहीं करती। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश Q पे निर्भर करती है, फ्रिक्शन आवेश पे निर्भर नहीं करती। धनात्मक आवेश है तीव्रता धनात्मक होगी, आउटवर्ड होगी, बहिर्मुखी होगी। ऋणात्मक आवेश है तीव्रता ऋणात्मक होगी, अंतर्मुखी या इनवर्ड होगी। इसी प्रकार ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। आवेश से दूरी बढ़ने पर तीव्रता का मान घटेगा और दूरी कम करने पर तीव्रता का मान अपने ज्यादा होगा। एक ही आवेश ले रहे हैं और दो अलग अलग स्थितियां लेते हैं तो तीव्रताओं का अनुपात ये होगा R2²/R1²। जैसे अपने ये बात कह रहे हैं, एक 5 माइक्रोकूलम आवेश है और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम है। इसी आवेश के कारण 20 सेंटीमीटर दूरी पे तीव्रता कितनी होगी? तो अपने इस सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं कि E1 10, E2 20²/10², तो ये अपने पास आ जाएगा 4। तो E2 का मान 400/100। तो E2 का जो मान है अपने पास वो 10/4 2.5 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। फिर तीसरी अगर इसकी निर्भरता की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो माध्यम पे निर्भर करती है। निर्वात में हमने ये लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। माध्यम में अगर इस सूत्र को लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। अगर अपने E0/EM करें, Q/R² कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, 1/एप्सिलॉन 0 1/एप्सिलॉन, तो E0/EM एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 और ये एप्सिलॉन R होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ इसे अपने पराविद्युतांक कह देते हैं। तो इससे जो EM का मान है वो E0/एप्सिलॉन R होगा और जो EM का मान है वो E0 से कम होगा। तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन R गुना कम हो जाती है। अपने निर्वात में तीव्रता ज्यादा होगी, माध्यम में तीव्रता का मान अपने कम आएगा।